हेलो स्टूडेंट, आज हम बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का जो बिग डेटा की यूनिट थर्ड है उसका पार्ट बी कवर करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिट थर्ड का, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका ऑब्जेक्टिव टू स्केल अप फ्रॉम अ सिंगल कंप्यूटर अ थाउजेंड ऑफ क्लस्टर कंप्यूटर विथ ईच मशीन ऑफरिंग लोकल कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज। यानी कि हम अपने कंप्यूटर सिंगल्स कंप्यूटर में 1000 क्लस्टर्स जो होते हैं वो कैसे हर मशीन पे कैसे यूज कर रहे हैं और उस क्लस्टरिंग को कंप्यूटेशंस कैसे करा रहे हैं और अपने डेटा का स्टोरेज कैसे रख रहे हैं। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। यूनिट फर्स्ट हमने कवर कर ली है, जो कि प्रीवियस ईयर लेक्चर में कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बिग डेटा का इंट्रोडक्शन क्या होता है। यूनिट सेकंड में हमने इंट्रोडक्शन टू हडूप, हडूप को कैसे डिस्कवरी, क्या हिस्ट्री थी हडूप की, ये सब हमने कवर किया है। यूनिट थर्ड है हमारा HDFS, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि HDFS होता है हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यूनिट फोर्थ जो है इसकी हडूप इकोसिस्टम एंड यार्न है। यूनिट 5 जो है हडूप इकोसिस्टम फ्रेमवर्क है। इसमें से जो है ईच क्वेश्चन जो है 14, एक यूनिट से जो है 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो कि टोटल मार्क्स का 70 नंबर का होता है। अब ये हमारे जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि मैंने 6 क्वेश्चन जो है प्रीवियस लेक्चर में डाले हुए थे और 6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, डिस्क्राइब द एवरो इन डिटेल्स। एवरो क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करना है। ये 2020 और 21 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लस्टर सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। ये क्लस्टर सेटअप क्या होते हैं और कैसे इनको इंस्टॉल किया जाता है क्लस्टर फॉर्म पे, इनका शॉर्ट नोट बताना है। ये 2023 और 24 में आया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन थर्ड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी इन हडूप, कि इनके सिक्योरिटी इन हडूप क्या क्या होती है उसका पूरा शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ये 2020 में और 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, व्हाट डज हडूप इन द क्लाउड मीन्स। हडूप में क्लाउड का क्या मतलब होता है और कि ये कैसे काम करता है, और कुछ गिव रीजन टू रन हडूप इन द क्लाउड, और क्या क्या इसके रीजन होते हैं हडूप के अंदर क्लाउड्स के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020-21 में आया हुआ है ये। क्वेश्चन 5 है हमारा, एक्सप्लेन HDFS। यहाँ पे HDFS को एक्सप्लेन करना है और HDFS में मॉनिटरिंग कैसे करते हैं इन हडूप में। ये मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2023 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 6 है अब हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एवरो, कि उसकी वर्किंग कैसे की जाती है एवरो की। ये 2022-23 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इनको हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के इनकी डिटेल क्या है। जैसे कि हमने यूनिट 3 के पार्ट ए में क्या क्या कवर किया था, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है डिजाइन ऑफ HDFS कि हमने पढ़ा था सबसे पहले कि डिजाइन ऑफ HDFS क्या होता है, फाइल सिस्टम के अंदर हम हडूप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, अपनी फाइल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करके फाइल सिस्टम के अंदर उनका कैसे यूज किया जा रहा था। मल्टीपल जगह पे हमारा जो है डेटा स्टोर हो रहा था, उसको हम फाइल सिस्टम में स्टोर कर रहे थे, और जो हमारा डेटा मल्टीपल जगह पे स्टोर ना होके वो एक जगह स्टोर हो रहा था उसको हम सेंट्रलाइज बोल रहे थे कि ये हमारा सेंट्रलाइज डेटा है। तो जो HDFS का डिजाइन है वो भी कुछ इस तरीके से ही है। इसमें हमने ये हमारा फॉल्ट टॉलरेंट होता है, कि जो हमारी ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व कर देता है, और जो लार्ज अमाउंट का डेटा होता है वो स्टोर होता है इस HDFS के अंदर। तो जो इसका डिजाइन है वो कैसे करते हैं हम इसमें,
वो भी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, जो हमारे क्या बताया था, कॉमोडिटी हार्डवेयर होते हैं, वो कैसे होते हैं, लो कॉस्ट के होते हैं। कॉमोडिटी ये नहीं कि हम हाई कॉस्ट के हार्डवेयर यूज कर रहे हैं या फिर पूरे चीप हार्डवेयर में यूज कर रहे हैं, ये नहीं होता है। हम लो कॉस्ट के भी उसमें हार्डवेयर यूज कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा HDFS का आर्किटेक्चर क्या होता है। HDFS का आर्किटेक्चर, अब HDFS का आर्किटेक्चर की बात हो रही थी यहाँ पे कि मैंने एक फिगर बताई थी आपको। HDFS में हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही थी। एक टाइम में हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को डिफरेंट टाइप्स के डेटा पर क्या करा रहे थे, पैरेलल प्रोसेसिंग करा रहे थे। उसी तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोल रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो है इंटरफेस, कोई कमांड यूज हो रही थी, यूजर्स की हेल्प से वो इजीली क्लस्टर पर एक स्टेटस चेक कर रहे थे। यानी कि क्लस्टर्स क्या है, ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क बताया था आपको। जो ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं वही हमारे क्लस्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे काम कर रहे थे। इसमें क्लाइंट था, क्लाइंट जो था इंफॉर्मेशन डेटा नोड्स के पास ट्रांसफर कर रहा था, और जो डेटा नोड्स थी वो हमें मेटा नोड थी, वो डेटा नोड्स को सारा ट्रांसफर कर रही थी डेटा, वो फिर कई ब्लॉक्स में जाके एक लोकेशन सेंड कर रहा था। तो यही काम होता, यही पूरा आर्किटेक्चर था HDFS का। फिर इसके कुछ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस थे हमारे। फिर फाइल साइज एंड ब्लॉक साइज देखा हमने कि फाइल का साइज क्या होता है, और उन फाइल्स में कितने ब्लॉक्स की, कितने साइज के ब्लॉक्स लिए जाते हैं। जो फाइल का साइज था वो यहाँ पे जो है 128 ही प्रिफर किया जा रहा था, क्योंकि जो ब्लॉक्स के साइज होते हैं, 3 ब्लॉक्स बने हुए थे हमारे, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर थी और उसके अंदर 3 ब्लॉक्स बने हुए थे। तो ये जो ब्लॉक्स के साइज होते थे वो 128 ही क्या कर रहे थे, हम प्रिफर करा रहे थे। अब बात करते हैं इसमें डेटा रेप्लिकेशंस की, कि डेटा रेप्लिकेशंस क्या था। डेटा रेप्लिकेशन क्या था हमारा, जो डेटा था हमारा, यानी कि जो डेटा रेप्लिकेट हो रहा था, यानी कि वो सारा डेटा किसकी हेल्प से, रिप्लिकेशन की हेल्प से, जो लॉस हो जा रहा था हमारा डेटा, उसकी हेल्प से वो रिकवर कर रहा था। तो रिप्लिकेशन, ये रैक 1 और रैक 2 की उसमें डायग्राम था एक। तो ये नेम नोड्स तक, वहां तक डेटा जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, रिप्लिकेट्स कर रहा था। अब बात कर रहे हैं हम इसके रीड एंड राइट। कुछ रीड और राइट फाइल्स थी यहाँ पे, जो कि डेटा नोड्स के पास जाती थी और सारी इंफॉर्मेशन लेके आती थी, फिर DFS तक जाती थी वो, और मतलब अपने डेटा का, डेटा के आने तक वो वेट करती थी कि सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ चुकी है, फिर वो रीड राइट हो रहे थे। कुछ स्टेप्स में हम इनको फॉलो कर रहे थे। जावा इंटरफेस देखा फिर हमने, फिर स्कूप एंड फ्लूम वर्सेस HDFS में हमने जो है डिफरेंट वर्सेस देखा, डिफरेंशिएट बिटवीन देखा हमने। फिर उसके बाद हमारा हडूप अचीव्स क्या थे, हडूप अचीव्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखा हमने। हडूप अचीव्स क्या थे, जो हमारे ब्लॉक्स बन रहे थे, यानी कि मिनिमम ब्लॉक्स जो बने हुए थे फाइल्स में, जो हम 100 MB से ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं करा रहे थे, 128 MB का ही डेटा हम उसके अंदर क्या करा रहे थे, स्टोर करा रहे थे। तो उसमें ही हमारा क्या आ रहे थे, हडूप कुछ आर्चीव्स आ रहे थे। एक टेक्स्ट फाइल थी जो कि 612 MB की थी, उसमें ही हम प्रेफर करा रहे थे। हमने डेटा रिप्लिकेशन यानी कि डेटा एबिलिटी ले रहे थे हम, और सारे डेटा फाइल होती है जिसकी वजह से हम मतलब मेमोरी का वेस्ट ना हो हमारी, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हडूप अचीव का यूज कर रहे थे, जिससे कि हमारी मेमोरी का लॉसेस ना हो। फिर हमने देखा सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन के बाद क्या था हमारा, इसमें सीरियलाइज की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्ट्रीम ट्रांसमिशन में वो कन्वर्ट कर रही थी, यानी कि बिट फॉर्म में वो हमारी एक कन्वर्ट कर रही थी, यानी कि हमारे मैसेज को वो इजीली सेंड कर रही थी बिट की फॉर्म में। और जो इसमें एक कंप्रेशन था जो कि लार्ज फाइल को कन्वर्ट कर रहा था स्मॉल फाइल्स में, और कुछ फॉर्मेट से थे जैसे कि GZIP फॉर्मेट थे। अब बात करते हैं हम एवरो की, कि एवरो क्या होता है इसमें। तो एवरो क्या होता है, एवरो एंड फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। एवरो एंड फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। अब एवरो जो होती है एक फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चरिंग होती है, जो कि फर्स्ट पॉइंट इसमें, अपाचे एवरो इज अ लैंग्वेज न्यूट्रल डेटा सीरियलाइजेशन सिस्टम।
ये एक लैंग्वेज होती है, जो कि कौन सी लैंग्वेज होती है, न्यूट्रल डेटा सीरियलाइजेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट होती है, ये जो एवरो की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट होती है, जिसको हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, बाइट्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको ही हम एवरो लैंग्वेज न्यूट्रल डेटा सीरियलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब हम। एवरो क्रिएट बाइनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट इज बोथ कंप्रेसिबल एंड स्प्लिटेबल। फर्स्ट पॉइंट में हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बिट फॉर्म में, लेकिन जो डेटा की स्ट्रक्चरिंग होती है यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में भी होती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में भी हम इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो बाइनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेट होती है ये हमारे डेटा को क्रिएट करती है कंप्रेसिबल और स्प्लिटेबल कराने में। Hence, it can be efficient use the input Hadoop map reduce job। जो मतलब कंप्रेस और स्प्लिटेबल कैसे करती है। कंप्रेस तो हमारा मतलब डेटा को क्या करती है, लार्ज डेटा को स्मॉल डेटा में कन्वर्ट कर देती है, और स्प्लिटेबल यानी कि डिवाइड, हमारे डेटा को डिवाइड कर देती है ये। और ये बहुत ही इफिशियंट होती है। जब हम इसमें मैप रिड्यूसिंग जॉब में कुछ इनपुट्स देते हैं, तो ये क्या करती है, मैप रिड्यूस कराना होता है तो इनपुट देती है, तो वो किस फॉर्मेट में हमारे इनपुट्स देती है, डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट में ये हमारे इनपुट्स लेती रहती है, जो कि हम किस में करते हैं, हडूप मैप रिड्यूसिंग जॉब्स के थ्रू ये करते हैं, जो भी हमें इसमें इफिशिएंट को आउटपुट्स देना होता है, और ये हमारे फॉर्मेट देती है, और बहुत सारे इफिशिएंट जो होते हैं, जैसे कि फॉर्म हो सकती है, डॉट HR एक्सटेंशन होता है, डॉट टेक्स्ट हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एवरो इज अ प्रीफर्ड टूल टू सीरियलाइज डेटा इन हडूप। जो एवरेज डेटा स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है ना, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, या फिर कोई एरे को हम इम्प्रूवमेंट टाइप्स में कर रहे हैं, तो उसे कंटेन करने के लिए इसको रिच डेटा स्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है। तो एवरो इसलिए प्रीफर्ड टूल्स माना जाता है। जो एवरे होता है वो प्रीफर्ड टूल्स माना जाता है हडूप के अंदर। जो भी हम सीरियलाइज करना होता है या एवरो, तो हम किसको प्रीफर कराते हैं, सबसे पहले सीरियलाइज कराने के लिए हम एवरो को ही प्रीफर कराते हैं। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं हम इसके, कि एवरो के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, एवरो इज अ लैंग्वेज न्यूट्रल डेटा सीरियलाइजेशन। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि एक न्यूट्रल डेटा सीरियलाइजेशन होता है, और ये बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे भी इसका यही मतलब है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इट कैन बी प्रोसेस बाय मैनी लैंग्वेज करेंटली, C++, सी हैशटैग और जावा। ये जितनी भी लैंग्वेज होती है ये प्रोसेस कराती है इन सभी लैंग्वेजेस पर। जैसे कि हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, या फिर एवरो को यहाँ पे प्रोसेस कराया जाता है इन लैंग्वेज पे, C++ पे, सी हैशटैग पे और जावा पे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एवरो क्रिएट बाइनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट इज बोथ कंप्रेसिबल एंड स्प्लिटेबल। ये मैंने ये ऊपर पॉइंट्स भी डिस्कस किया था, जो कि हमारी ये बाइनरी स्ट्रक्चरिंग फॉर्मेट में होती है, और जो कि दो पार्ट्स में इसको बोथली दोनों ही कंप्रेसिबल भी कर लेते हैं इसको, और स्प्लिटेबल भी, यानी कि इसको कंप्रेस लार्ज जो एवरो डेटा प्रोवाइड होते हैं, या फिर बाइनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें जो डेटा प्रोवाइड होते हैं उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि स्प्लिटेबल भी करा सकते हैं, और बहुत ही इफिशिएंट होती है ये। यानी कि हमें कोई भी डेटा को इनपुट्स देना होता है मैप रिड्यूसिंग जॉब के थ्रू, तो हम इजीली इनपुट दे देते हैं, वो भी किसमें, एवरो इन हडूप में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। Avro is also used in remote procedural cell during RPC client server exchange schema in the connection handshake। एवरो क्रिएट करता है, यानी कि फाइल नेम के सेल्फ डिस्क्राइब करता है ये फाइल नेम को, जिसका यूज होता है रिमोट प्रोड्यूसर कॉल्स के लिए किया जाता है। ये जो RPC है,
यानी कि इसको ये फाइल नेम है हमारा जो कि एवरो क्रिएट करता है, और इसका यूज किया जाता है हमें आरपीसी के लिए। यानी कि कोई क्लाइंट है या कोई सर्वर है और वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने, यानी कि अपने जो आप उनका सॉफ्टवेयर है या फिर उनकी जो क्लस्टरिंग की हुई है, उन्होंने ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क बनाए हुए हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं उस स्कीमा में, तो वो एवरो की हेल्प से ही करते हैं। अब इसका हम जर्नल वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी जर्नल वर्किंग क्या होती है। तो पहली जो जर्नल वर्किंग है वो है क्रिएट स्कीमा, कि स्कीमा को कैसे क्रिएट किया जाता है। Here you need to design Avro schema according to your data. जब स्कीमा क्रिएट करते हैं तो डेटा के ही अकॉर्डिंग किया जाता है। जब स्कीमा को क्रिएट करते हैं एवरो के अंदर, वो हम डेटा के अकॉर्डिंग किया जाता है कि हमारे डेटा कहाँ पर हमें किस डेटा की जरूरत है या फिर इस डेटा को यहाँ पे डिजाइन करना है। तो वो हम जर्नल वर्किंग करते हैं, जो कि पहली वर्किंग होती है उस डेटा को क्रिएट करना, सॉरी उस स्कीमा को क्रिएट करना किसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है इसमें, read the schema into your program. It is done in the two ways. इसमें जो हम इस स्कीमा में दो प्रोग्राम पढ़ते हैं, जो कि पहला जो होता है जर्नल एंड क्लासेस कोरस्पॉन्डिंग स्कीमा कंपाइलर स्कीमा यूजिंग एवरो, और सेकंड होता है जनरेट अ क्लास फाइल कोरस्पॉन्डिंग टू द स्कीमा। ये दो जो है इसके प्रोग्राम होते हैं। अब जो पहला होता है वो क्या करता है, एक क्लास की स्कीमा को जनरेट करता है किसी कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म में करने के लिए, और सेकंड जो होता है वो हम कंपाइल यानी कि स्कीमा को कंपाइलर कराते हैं, तो वो एवरो की हेल्प से कराते हैं। यानी कि कोई एक पार्सिंग लाइब्रेरी होती है जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, पार्सिंग लाइब्रेरी क्या होती है, उसकी हेल्प से हम स्कीमा को डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। जो हम डायरेक्ट उसे रीड कर सकते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग क्लास फाइल कोरस्पॉन्डिंग टू द स्कीमा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके हम, serialization the data using the serialization API provide for Avro which is found in the package। अब जो भी हमारा डेटा सीरियलाइज करना होता है तो वो हम किस में करते हैं, एपीआई। यानी कि एवरो क्या करता है, हम एक एपीआई प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से डेटा को सीरियलाइज किया जाता है, और उसके अंदर एक पैकेज होता है जो कि हमारे डेटा को प्रोवाइड करता है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सीरियलाइज करते हैं, किसकी एपीआई की हेल्प से हम जो है सीरियलाइजेशन करते हैं, जो कि एवरो इस डेटा की हेल्प से हमारे सीरियलाइज प्रोवाइड करता है, और इसमें एक पैकेज होता है जो कि डेटा को प्रोवाइड करता है उस पैकेज के थ्रू। अब फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, डिसेंट्रलाइज। अब सीरियलाइजेशन है तो इसकी वर्किंग में डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, द डेटा यूजिंग डिसेंट्रलाइजेशन एपीआई प्रोवाइड फॉर एवरो विच इज फाउंड इन द पैकेज। अब जब डेटा का सीरियलाइज किया जा रहा है तो डिसेंट्रलाइज के लिए भी हम, जैसे सीरियलाइजेशन में एपीआई डेटा की हेल्प से एवरो प्रोवाइड कर रहा था, तो डिसेंट्रलाइज में भी यहाँ पे एपीआई प्रोवाइड करता है, वो भी एवरो में। और इसमें भी एक पैकेज फाउंड होता है जो कि सेम पैकेज होता है, जो सीरियलाइजेशन का ही पैकेज होगा वही डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी पैकेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हडूप इन्वायरमेंट की, कि हडूप इन्वायरमेंट क्या होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने पहले एवरो एंड फाइल बेस्ड स्ट्रक्चरिंग देख ली, तो अब हम बात करते हैं अपने हडूप इन्वायरमेंट की, कि हडूप इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है। ये ना हडूप इन्वायरमेंट, तो हडूप इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं अब हम। Hadoop is designed to run on commodity hardware. It means that you are not tied to expensive prosperity offering from a single vendor. Rather, you can choose a standardized commonly available hardware from any of a large of vendor to build your cluster. हडूप को जो डिजाइन किया जाता है, यानी कि वो कॉमोडिटी हार्डवेयर में किया जाता है। इसका मतलब डेट्स मीन्स क्या हो सकता है,
यानी कि एक एक्सपेंसिव प्रोस्पेरिटी रखता है। यानी कि एक्सपेंसिव प्रोस्पेरिटी क्या मतलब यहाँ पे, और जो ये सिंगल वेंडर दिया है, या कि ये यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि ये लो कॉस्ट की, यानी कि हाई रेंज लार्ज अमाउंट के ना करके हम जो हार्डवेयर यूज करते हैं यहाँ पे लो कॉस्ट के कर लेते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी हार्डवेयर बोलते हैं। और जो ये कॉमोडिटी, ये जो हम लो कॉस्ट के हार्डवेयर तो यूज कर रहे हैं कॉमोडिटी हार्डवेयर के लिए, लेकिन जो ये लार्ज ऑफ वेंडर्स दिए हैं, यानी कि लार्ज ऑफ, ये नहीं कि हम लो कॉस्ट के यूज कर रहे हैं तो इसमें हाई रेंज के हम जो हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम इसमें जो है हार्ड हार्ड लार्ज अमाउंट ऑफ के भी क्लस्टर यानी कि हार्डवेयर यूज कर सकते हैं। वे जो हम अगर हम जो है मतलब लो कॉस्ट के ही अगर करते रहेंगे अगर यूज हार्डवेयर, तो हमारे क्या होगी, मशीन फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें हम जो है लो कॉस्ट के साथ, यानी कि एवरेज जो आपको प्रीफर, यानी कि आप इसमें सफिशिएंट है कि इस हार्डवेयर की मेरे इस हडूप इन्वायरमेंट को ये वाला हार्डवेयर सफिशिएंट है, तो वही वाला हार्डवेयर हम इसमें यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच क्लस्टर इज डिफरेंट। यानी कि जितने भी क्लस्टर होते हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के ही होते हैं। क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के ही हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द बुल्क्स ऑफ हार्डवेयर रिटन इन जावा कैन एंड देन केयर फॉर रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद जेवीएम। जो हार्डवेयर को इसमें हम डिजाइन करते हैं या फिर उसे मल्टीपल कोर्स या डिस्क में या फिर पैरेलल प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे बहुत पावरफुल होते हैं। और जो कि हार्डवेयर जो है जावा में लिखा जाता है, जो कि एक बुल्क हार्डवेयर रिटन इन जावा होती है, जो कि हमें रन कराना बहुत ही इजी हो जाता है इस जेवीएम प्लेटफॉर्म पे। जो हडूप इन्वायरमेंट है वो जावा में लिखा जाता है, जिससे हम इजीली उसे रन करा सके। कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कराते हैं हम, जेवीएम पे। अब जो है हम इसके क्लस्टर सेटअप एंड इंस्टॉल, अब जो हडूप इन्वायरमेंट है उसमें हम क्लस्टरिंग कैसे करते हैं और अपने जो इन्वायरमेंट हडूप इन्वायरमेंट है इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आफ्टर द हार्डवेयर इज सेटअप, पहले हम इसमें जो है क्लस्टर की सेटअप देखते हैं कि हम क्लस्टर को सेटअप कैसे सेट करते हैं हम। आफ्टर द हार्डवेयर इज सेटअप, द नेट सेट is to install the software needed to run Hadoop। जो क्लस्टर सेटअप होता है हम हार्डवेयर सेट करने के लिए हम सॉफ्ट यानी कि हार्डवेयर तो लगा देते हैं, लेकिन अब हमें उसमें सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है अपने जो है सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए। अब हार्डवेयर तो उसमें पहले से ही लगा हुआ है हडूप के आने से, लेकिन अब हडूप ने एचडीएफएस में क्या कर दिया कि अब हार्डवेयर तो हमारे पास है, प्रोवाइड है, लेकिन अब हमें किसकी जरूरत पड़ गई, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ गई। तो उसे रन कराने के लिए अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें क्या सेटअप लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर का सेटअप लगा रहे हैं। वेरियस वे टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन हडूप, वेरियस वे होते हैं हडूप के, जैसे कि इंस्टॉलिंग जावा होता है, जावा 6 ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं। और हम जो है उसे लेटेस्ट स्टेबल पे जेटी की जैसे प्रीफर कराते हैं, या फिर आप जेवीएम ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारी जो कमांड होती है वो कंफर्म रन करे, यानी कंफर्म फॉर्म में रन करे। और आपको जो है वर्जन प्रोवाइड हो सकता है, कोई सा भी जावा का वर्जन आप ले सकते हैं, एनीथिंग आप ले सकते हैं, कोई सा भी वर्जन इसके अंदर। तो अब बात कर लेते हैं हम इसमें, और जो हमारे जो कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजर डिफाइन। तो ये हडूप जो होता है हमारा यूजर डिफाइन होता है, ये सेपरेट सर्वर पे हम इसके अकाउंट्स की नीड होती है जहां से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जावा को। अब देखते हैं इंस्टॉलिंग जावा क्या होता है। इंस्टॉलिंग जावा में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउनलोड हडूप पैकेज, अपने जो भी हमारा हडूप का जो पैकेज होता है उसको डाउनलोड करते हैं हम। और फिर सेकंड में उसे क्या कराते हैं, एक्सट्रैक्ट द हडूप
तार फाइल, यानी कि उसे एक्सट्रैक्ट कराते हैं एक तार फाइल में हम, जो हमारा हडूप होता है, यानी कि अपने हडूप को जो यानी कि उसे सेटअप कराने के लिए हम एक तार फाइल एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग क्या होती है और कैसे। अब हमने जो है हडूप को इंस्टॉल कर लिया है, अब उसकी टेस्टिंग भी तो करनी होगी। पहले उसको सेटअप किया, इंस्टॉल कर लिया है, फिर उसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, फिर इंस्टॉलिंग करने के लिए उसे डाउनलोड किया, फिर उसमें कुछ तार फाइल्स एक्सट्रैक्ट की, यानी कि हमारे हडूप जो चेंज ना कर सके ऐसा सेटअप कर दिया। अब उसकी जो है सेटअप की टेस्टिंग करनी होती है कि टेस्टिंग करके हम कैसे उसको प्रॉपर वे में सेट कर सके। अब टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा। Once you are create the installation file, you are ready to test it by installing it on the machine in your cluster. फर्स्ट सबसे वंस यू एंड क्रिएट, यानी कि हडूप को इंस्टॉल करने के लिए हम उसको सेटअप देने के लिए क्या करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए टेस्टिंग की जाती है, यानी कि टेस्ट करना होता है जिसपे हम मशीन पर क्लस्टरिंग कर देते हैं। यानी कि उस मशीन जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो उसे इंस्टॉल तो कर लिया है हमने, लेकिन अब उस पर क्या कर देंगे, उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्लस्टरिंग करने देंगे, जिससे कि उसकी टेस्टिंग होती है और सारी मशीन टेस्टिंग करने के बाद जो सारी उसने की मशीन है वो अच्छे से काम करे, यानी कि वर्क करना स्टार्ट कर दे। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। दिस विल प्रोबेबली टेक अ फ्यू आइट्रेशन एज यू कैन डिस्कवर लिंक्स इन द इंस्टॉल। और इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ लिंक्स बनाए जाते हैं, या फिर कोई फ्यूज आइटरेशंस होता है जिसको डिस्कवर लिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इंस्टॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन इट्स वर्किंग यू प्रोसेस टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर एंड गिव इट टेस्ट रन। और ये जो है एक कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर हो जाता है, यानी कि अच्छी तरह काम करना हो जाता है उसकी टेस्टिंग के बाद, और अच्छे से ये वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी इन हडूप। क्या हडूप के अंदर क्या क्या HDFS में क्या क्या सिक्योरिटी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है हमारा, अपाचे हडूप अचीव सिक्योरिटी बाय यूजिंग कैब्रेलॉस। अब ये वर्ड जो आपको कैब्रेलॉस, ये दिख रहा होगा आपको, कैब्रेलॉस जो है ये अपाचे हडूप अचीव सिक्योरिटी बाय यूजिंग कैब्रेलॉस। ये जो है जो हडूप की सिक्योरिटी होती है वो इसके थ्रू ही होती है, कैप्रोलॉस के, यानी कि कैप्रोलॉस हम कह सकते हैं कि कैप्रोलॉस जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अचीव करता है, यहाँ पे किसमें, अपाचे हडूप में। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दस each of which involve a message exchange with the servers। और यहाँ पे जो है कुछ मैसेज दिए जाते हैं, यानी कि हाई लेवल जो सिक्योरिटी होती है वो हमारे क्लाइंट भी कर सकते हैं, कोई सर्वर्स होते हैं, और कैप्रोस तो हमारी करता ही करता है अचीव हडूप के अंदर। क्लाइंट भी हो सकता है यहाँ पे इस हाई लेवल की जो सिक्योरिटी होती है उसे अचीव करने के लिए। इसमें कुछ सर्वर इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जब हमारी मतलब हम हाई लेवल की सिक्योरिटी करा रहे हैं, या फिर किसी क्लाइंट पे करा रहे हैं, या फिर कोई एक्सेस सर्वर है यहाँ पे, या फिर कैप्रोज है, तो इसमें कुछ सर्वर्स इन्वॉल्व कर लिए हैं हमने, और अपनी मैसेज को क्या करा रहे हैं यहाँ पे, एक्सचेंज करा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन, कि इस क्लाइंट के थ्रू या फिर सर्वर्स के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन कैसे कराते हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे कराते हैं, क्लाइंट को ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो डेटा रिसीव किया जाता है उसमें एक हमें टिकट्स मिलते हैं, जिसे हम ऑथराइजेशन कराते रहते हैं। फिर ऑथराइजेशन उस टिकट के क्या करता है, ये मैंने यानी कि मतलब उसे यूजर से यूज कर लेता है, या फिर उसकी कोई आईडी यूज करता है, या फिर कोई पासवर्ड हो सकता है, तो वो हमारा किस में होता है, ऑथराइजेशन में। फिर थर्ड बात करते हैं सर्विस रिक्वेस्ट की। जो सर्वर होते हैं वो ऑथराइज करने के लिए टिकट जो हम ऑथेंटिकेशन में यूज कर रहे थे उस टिकट का ही यूज करते हैं सर्विस को, यानी कि कोई रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। ये कुछ सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी इन हडूप के कुछ मेन
पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं हम हडूप एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हडूप एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग अ हडूप क्लस्टर, ensuring its stability, security and performance. This include tasks like monitoring HDFS file system and map reduce application, configuring security and troubleshooting issues. जो हडूप होता है वो हमें मैनेजिंग और हडूप क्लस्टर को मैनेज करने का और मेंटेनिंग, उसे मेंटेन रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हडूप एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसमें की कुछ क्लस्टर में स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है जो परफॉर्म करती रहती है। इसमें इंक्लूड करते हैं हम हडूप के फाइल सिस्टम को, मैप रिड्यूसिंग की जो एप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ी है, हडूप की कुछ एप्लीकेशंस होती है, कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी होती है, ट्रबल शूट्स इश्यूज होते हैं, जो कि हमारी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती, इश्यूज जो प्रॉब्लम होती है वो हम हडूप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बस मेन काम है इसको मैनेजिंग और मेंटेनिंग करना क्लस्टर्स को। Common Hadoop administration tasks include installing and maintaining the Hadoop cluster। और कुछ Hadoop पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन टास्क भी होते हैं जो कि इंस्टॉलिंग का हो सकता है, मेंटेनिंग का हो सकता है, मॉनिटरिंग का हो सकता है, या फिर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस हो सकती है। कुछ इशू यानी कि प्रॉब्लम्स, ट्रबल शूटिंग इशूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा मैनेज करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एंड इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी होता है, सिक्योरिटी भी होती है इसमें। दिस टास्क आल्सो encompass configuring, setting, upgrading software and automating manual process for fast performance। और जो ये टास्क होते हैं, ये कुछ अगर हमने उस पे सेटिंग कर दी है और सॉफ्टवेयर लगा दिया है हमने उस पे, और तो हमें डेटा जो है फास्टली प्रोसेस कराना होता है, तो वो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन हडूप में ही करते हैं। अब HDFS मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं कि HDFS मॉनिटरिंग क्या होता है। It involves observing the Hadoop distributed file system। ये जो इन्वॉल्व होता है इसमें HDFS होता है जो कि परफॉर्म करता रहता है हेल्थ टू इंश्योर efficient and reliability operations। This include tracking storage utilizing name node and data node, जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेन पार्ट होता है। जो HDFS मॉनिटरिंग होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसका जो है मेन पार्ट होता है, जो कि टास्क परफॉर्म करते रहते हैं इसमें कुछ हम, जैसे कि इफिशिएंट हो गया, रिलायबल हो गया, या क्लस्टर फॉर्म्स में कोई आउटपुट देना होता है तो वो भी हम किस में करते हैं, HDFS मॉनिटरिंग में भी करते हैं। अब इसमें नेम नोड होती है, जो कि नेम नोड क्या बताया था, डेटा नोड्स को क्या करती है, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करती है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या काम करता है ये मॉनिटरिंग में नेम नोड, अगर हमें बैकअप लेना होता है तो वो किस में काम करता है हमारा, HDFS मॉनिटरिंग में। मैट्रिक्स हेल्प्स इन कैपेसिटी प्लानिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग डेटा लॉस। अगर हमें जो है सारी बैकअप नहीं दे सकता ये, तो अगर हम हाई कैपेसिटी की अगर इसमें बात करें तो कुछ कैपेसिटी प्लानिंग भी की जाती है, वो भी HDFS मॉनिटरिंग में ही की जाती है। अब इसके कुछ फॉलोइंग वेरियस मॉनिटरिंग कैपेसिटीज है इसमें कुछ, जैसे कि लॉगिंग है, मैट्रिक्स है, GMX है। तो अब लॉगिंग क्या होती है, लॉगिंग की बात करें, अब लॉग फाइल्स जो जनरेट होती है ना, तो उसकी हेल्प से ही हम कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होती है, तो वो हम लॉगिंग में करते हैं। अब मैट्रिक्स जो है, हमें कोई मेजरमेंट या फिर कुछ कलेक्ट करना होता है तो वो हम मैट्रिक्स में करना है, यानी कि डेटा हमें कलेक्ट करना है या फिर उसका मेजरमेंट करना होता है तो हम मैट्रिक्स में करते हैं। GMX की बात करें, GMX की फुल फॉर्म होती है जावा मैनेजमेंट एक्सटेंशन। ये एक स्टैंडर्ड होता है जावा API का, जो GMX होता है वो API, जावा API जो होता है उसमें
हम इस जेएमएक्स का यूज करते हैं, और ये जावा मॉनिटरिंग और मैनेजरिंग करने के थ्रू ही हम इसको जेएमएक्स में यूज करते हैं। जावा मॉनिटरिंग में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं एचडीएफएस मेंटेनेंस की, कि एचडीएफएस को कैसे मेंटेन किया जाता है। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मेंटेनिंग टास्क होता है ये HDFS का। इसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, डेटा का बैकअप लेने के लिए हम इसको यानी कि हडूप का जब हम मेंटेनेंस कराते रहते हैं, तो सबसे पहले हम उसका बैकअप लेते हैं। क्रूएल डेटा इंटीग्रिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। अब इसमें जो है बैकअप लेने के लिए हम बहुत से जैसे मेटा डेटा बैकअप का यूज करते हैं। अब मेटा डेटा बैकअप क्या होता है? इट इज क्रूशियल बैकअप HDFS मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड directions to ensure that the file system can be restored after a failure। अगर हमारा SDFS यानी कि मेटा डेटा की तरह काम करता है, जो नेम नोड को में मेटा डेटा जो कर रहा था वो डेटा नोड तक जा रहा था, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन या फिर सारी लोकेशन या डायरेक्शन जो ट्रांसफर करता है, यानी कि वो जो सारा बैकअप जो दे रहा है वो मेटा डेटा HDFS को जो सारा बैकअप है वो कहाँ तक, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, फिर कोई डायरेक्शन हो सकती है, तो वो हमारा क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और इसमें जो है जो भी फाइल्स वो दे रहा है, यानी कि जो भी डेटा वो दे रहा है, तो उसके जो है फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कि मेटाडेटा जो नोड्स होती है वो लॉस ना हो हमारी, यानी कि डेटा का स्टोरेज रखती है वो इतना, जब भी तो हम इसका बैकअप लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, मेटा डेटा बैकअप होता है। अब बैकअप मेथड की बात कर लेते हैं। बैकअप मेथड में क्या है हमारा, सब इसमें एग्जांपल लिया हुआ है हमने स्नैपशॉट का, जो कि क्या है, HDFS allow create snapshot of directories, enable user to revert to a previous state in case of accident data loss। अगर मतलब स्नैपशॉट यानी कि कोई हमारी डायरेक्शन है और यूजर तक नहीं गई है वो, और एक्स में कोई एक्सीडेंटली डेटा का लॉस हो गया है, तो हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट की मदद से वहां से बैकअप ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल लिया है स्नैपशॉट का कि कैसे बैकअप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम हडूप बेंचमार्किंग की, कि हडूप बेंचमार्किंग क्या होता है हमारा। इट इन्वॉल्व मेजरिंग It involves measuring the performance and scalability of Hadoop cluster। इसको स्केलेबिलिटी Hadoop पे जो है स्केलेबिलिटी किया जाता है क्लस्टर फॉर्म में। इट इज क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल होती है, और इंश्योरिंग इफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग, और बहुत ही इफिशिएंट भी होती है डेटा प्रोसेसिंग करने में और डेटा का स्टोरेज करने में। वेरियस बेंचमार्क, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के बेंचमार्क्स हो सकते हैं, जैसे कि टेराशोट होता है, या फिर टेस्ट DFSI होता है, और नेक्स्ट होता है NN बेंच होता है, एंड MR बेंच होता है। इनका यूज किया जाता है बेंचमार्क का टेस्टिंग करने में, वो भी HDFS के, या फिर मैप रिड्यूसिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये हडूप के जो आर्किटेक्चर थी उसमें सबका हम यूज करते हैं, जो टूल्स यूज कर रहे थे पिग्स वगैरह, तो टेराशोट या फिर टेक्स BFSI या फिर डिफॉल्ट जो आ रहे हैं, वो सब हम हडूप बेंचमार्क्स में ही करते हैं। अब बात करते हैं हम टेराशोट्स की। तो टेराशोट्स क्या होता है हमारा, this benchmark test both HDFS and MapReduce by sorting a large amount of data quickly, which help measure the capabilities of distributed data processing MapReduce in a cluster। जो हमारी बेंचमार्क होती है वो HDFS पे भी होती है और मैप रिड्यूसिंग पे भी होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये क्विकली शॉर्ट कर देती है। जो टेरा शॉर्टिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो डेटा है, यानी कि लार्ज अमाउंट में जो डेटा है उसको जो शॉर्ट कर देने का काम कौन करती है, हडूप बेंचमार्क में टेरा शॉर्ट्स करती है। और उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि जितना भी हमारा डेटा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग में जो डेटा होता है उसको क्या कर देती है, क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क्स में ये रख देती है, वो भी किसमें, मैप रिड्यूसिंग में।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम enabling Apache Hadoop in cloud. अब clouds क्या होते हैं Apache Hadoop में? Hadoop in the cloud also now as Hadoop as a service. जो Hadoop in cloud होता है उसको हम Hadoop as a service भी कहते हैं, HAS इसका short है. Allow user to leverage the power of Hadoop big data analytics without managing the underlying and infrastructure. ये जो है डेटा का फेलियर उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. क्लाउड प्रोवाइड लाइक AWS भी होता है, इसमें गूगल क्लाउड होता है, इंश्योर ऑफर होता है, फुली मैनेज हडूप सर्विस. और ये इंश्योर जितने भी हमारे फॉर्मेट्स थे या फिर टूल्स थे उनको मैनेज करता है हडूप सर्विस में. सिंपली डिप्लॉयमेंट बिजनेस टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिव. और जितना भी हमारा जो लार्ज प्रोसेस डेटा होता है उसको एफिशिएंट करता है, कॉस्ट इफेक्टिवली होता है. यानी कि क्लाउड मींस यहाँ पे क्या है, एक डेटा को स्टोर करता है, जो डेटा को एक्सेस कराता रहता है. वही जो है हडूप में क्लाउड जो है काम करता है, डेटा को रिमोट्स करने का या फिर डेटा को स्टोर करने का, उसको एक्सेस कराने का जो काम करता है वो जो है क्लाउड करता है यहाँ पे. और जो डेटा हमारा सॉल्यूशन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में या फिर लेवरेज इतनी पावर है उसकी, लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस कराता है, बहुत इफिशिएंट होता है. इसमें हमारी दो फाइल्स भी होती है, एक GFS होती है, एक HDFS फाइल होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टोर करती है या फिर प्रोसेस करती है. और ये बहुत ही इफिशिएंट होता है और कॉस्टली इफेक्टिवली होता है. अब कुछ रीजन है इसके क्लाउड के, जो कि किस पे हम, कौन से रीजन है जिसको क्लाउड पे रन किया जाता है, हडूप इन क्लाउड को रन किया जाता है. जैसे कि पहला हमारा है लैक ऑफ स्पेस है. फर्स्ट जो है लैक ऑफ स्पेस है, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड है स्पीड ऑफ चेंज, फोर्थ है लोअर रिस्क, एंड फिफ्थ है फोकस, एंड सिक्स कैपेसिटी. अब लैक ऑफ स्पेस भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है क्लाउड्स के अंदर, या फिर वो स्पीड से चेंजेस कर सकता है कुछ. लोअर रिस्क भी, यानी कि फेलियर हो गया है तो वो कोई उसमें जो है लोअर रिस्क पे लगा सकता है और फोकस भी कर सकता है अपने किसी डेटा पे. और कैपेबिलिटी तो बहुत होती है इसके अंदर. अब कुछ नॉट राउंड रन हडूप इन द क्लस्ट के, जो कि रन नहीं कर पाते हैं हडूप के अंदर, यानी कि हडूप इन द क्लाउड. सिंप्लिसिटी होती है एक तो, जो कि रन नहीं होती है. हाई लेवल ऑफ कंट्रोल नहीं होता है. सेविंग मनी हो सकती है कि अगर कॉस्टली है तो आप सेविंग मनी. यूनिक हार्डवेयर नीड्स, हमने अलग अलग के हार्डवेयर इसमें चाहिए होते हैं तो यूनिक हार्डवेयर नीड होती है हमें. तो ये, थैंक यू. आई होप आपको ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा. हमारी यूनिट भी यही कंप्लीट होती है, थर्ड कंप्लीट हो गई है हमारी यूनिट. नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू स्टूडेंट. मैम, थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट.